नमस्कार दोस्तों। 2008 में अमेरिका में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था जिसे लेमन ब्रदर्स क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस या रेपरकशंस दुनिया भर के देशों और उनकी स्टॉक मार्केट्स पर देखे गए थे। बिल्कुल वैसा ही हाल अब चाइना में हुआ है। एवरग्रैंड नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी बैंकरप्सी के कगार पे है। उसे अर्जेंट बेसिस पर 305 बिलियन डॉलर्स अपने सप्लायर्स और इन्वेस्टर्स को देने हैं। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा और चाइनीज गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, आज के वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। हाल ही में एक लेटर लीक हुआ। ये लेटर एवरग्रैंड ने चाइनीज गवर्नमेंट को लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मुसीबत में है, वो अपने इंटरेस्ट तक नहीं चुका पा रहे और वो चाहते थे कि गवर्नमेंट इसमें उनकी मदद करे। जैसे ये खबर लीक हुई, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में गिरावट देखी गई। एवरग्रैंड चाइना की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। इसे 1996 में चाइना के गोंगझोउ में एक बिलियनर ईआईयू हिन द्वारा बनाया गया था। इसका मुख्य काम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बनाना है, लेकिन ये और भी दूसरे दूसरे बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई करती है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पोर्ट्स एंड थीम पार्क्स, फूड एंड बेवरेजेस, डिस्टिल्ड वाटर, ग्रोसरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा 2010 में एवरग्रैंड ने गोंगझोउ की एक सॉकर टीम को खरीदा, जिसने 185 मिलियन डॉलर्स खर्च करके दुनिया का सबसे बड़ा सॉकर स्कूल बनाया। रियल एस्टेट सेक्टर चाइनीज गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वहाँ की जीडीपी में 30% का कंट्रीब्यूशन करता है। चाइना में हर चौथा अपार्टमेंट जो बेचा जाता है वो एवरग्रैंड का होता है। इसके अलावा एवरग्रैंड में कुल 2 लाख से भी ज़्यादा के एम्प्लॉयज़ हैं और 38 लाख कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलकर ये कंपनी काम करती है। एवरग्रैंड के 280 शहरों में 1300 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एवरग्रैंड एक फॉर्चून 500 कंपनी है। इसकी रैंकिंग है 122। जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में एक लिस्टेड कंपनी है, उसी तरह से एवरग्रैंड हांगकांग में एक लिस्टेड कंपनी है। पिछले साल एवरग्रैंड ने 8 लाख करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करी थी। इतना बड़ा कर्ज या इतना बड़ा डेट एवरग्रैंड पे इसलिए चढ़ा क्योंकि अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए बड़े बड़े लोन लेती रही और जितने भी इसके तैयार अपार्टमेंट्स थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा कम मार्जिन पर बेचती रही, इस उम्मीद में कि कैश फ्लो बना रहेगा जिनकी मदद से ये और लैंड परचेज कर सकेंगे और उन पर अपार्टमेंट्स बना सकेंगे। अगर बात करें टोटल डेट की, तो यहाँ पर 2 तरह के डेट होते हैं, एक इंटरेस्ट बेरिंग डेट और एक टोटल डेट। इंटरेस्ट बेरिंग डेट का मतलब होता है कि जो आप लोन लेते हैं उन पे जो आपको इंटरेस्ट चुकाना होता है उसे कहा जाता है इंटरेस्ट बेरिंग डेट, और जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर बनता है उसे कहा जाता है टोटल डेट। तो इस साल जून के अंत तक एवरग्रैंड का इंटरेस्ट बेरिंग डेट था 512 बिलियन युआन। वहीं टोटल डेट एवरग्रैंड का जून के अंत तक था 1.97 ट्रिलियन युआन, जो था 2% ऑफ चाइनाज जीडीपी। अब आप सोच सकते हैं कि अगर किसी कंपनी पे इतना बड़ा कर्ज है जो उसके देश का 2% जीडीपी है, तो उस कंपनी का बैंकरप्सी से बच पाना कितना मुश्किल होगा। 128 बैंक्स और 121 नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का एक्सपोजर है एवरग्रैंड को। चाइना मिनशियन बैंक का हाईएस्ट एक्सपोजर है। वहीं अब तक एवरग्रैंड के शेयर वैल्यू में 80% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। प्रॉब्लम की शुरुआत होती है ईयर 2000 में। उस समय चाइना में रियल एस्टेट सेक्टर बूम पे था। कई बिजनेसमैन भी रियल एस्टेट सेक्टर में घुस चुके थे। चाइनीज गवर्नमेंट और बैंक्स ने कई तरह के रिलैक्सेशन दे रखे थे, जिसकी वजह से एवरग्रैंड जैसी कंपनियां हैवी लोन्स लेने लगी और इन लोन्स की वजह से वो शहरों में लैंड्स परचेज करते थे और उन पर अपार्टमेंट्स बनाते थे। अब आप पूछेंगे कि इसमें नया क्या है। इसमें नया ये है कि एवरग्रैंड ने लोन्स लेने की सारी हदें पार कर दी थी। उन पर टोटल लाइबिलिटीज़ 22,000 करोड़ की हो चुकी थी। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज से, जिसका टोटल मार्केट कैप ही 16,000 करोड़ का है, तो आप सोच सकते हैं कि एवरग्रैंड पे कितना बड़ा डेट चढ़ चुका था। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि डेली बेसिस पे एवरग्रैंड का ये डेट 2,000 करोड़ से बढ़ता जा रहा है। जब एवरग्रैंड और ऐसी दूसरी रियल एस्टेट कंपनीज पर कर्ज बढ़ने लगा, तो वहाँ का सेंट्रल बैंक एक 3 रेड लाइन रूल्स लाता है, जिसके द्वारा वो दूसरे बैंक्स को निर्देश देता है कि वो ऐसी कंपनीज को अब से लोन ना दें। लेकिन अब तक एवरग्रैंड को भारी लोन लेने की आदत पड़ चुकी थी
और यही वजह थी कि वो अब तलाश में थे एक ऑल्टरनेटिव सोर्स की, जो उन्हें मिला WMP में, वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट। उन्होंने इन WMPs को लोगों में बेचना शुरू करा। वो लोगों को वादा करते थे कि वो 8 से 12% का फिक्स रिटर्न देते रहेंगे, और लोगों को भी ये लगता था कि इसमें रिस्क बहुत कम है, क्योंकि एवरग्रांड एक फॉर्चून 500 कंपनी है। और यही वजह थी कि लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए इन WMP स्कीम्स में इन्वेस्ट करना शुरू करे। और यही नहीं, एवरग्रांड ने अपने एम्प्लॉयज़ को भी फोर्स करा कि वो इन WMP स्कीम्स में इन्वेस्ट करें, और इसके लिए वो उन्हें गुच्ची के बैग्स और कई ब्रांडेड आइटम्स गिफ्ट भी करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड था। अब जब कंपटीशन बढ़ गया तो इन अपार्टमेंट्स के प्राइसेस भी धीरे धीरे बढ़ने लगे, और एक पॉइंट ऐसा आया जब इनके प्राइसेस इतने ज़्यादा हो गए कि ये लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो गए थे, उनकी पहुंच से बाहर हो गए थे। और इसी वजह से ज़्यादातर शहरों में स्लो डाउन आ गया था, क्योंकि कोई बाहर नहीं थे। इसके बाद इन अपार्टमेंट्स के प्राइसेस दोबारा से गिरने लगे। कई रियल एस्टेट डेवलपर्स ने भारी डिस्काउंट देने शुरू करे, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी भी तरह से उनके ये अपार्टमेंट बिकना शुरू हों। अब यहाँ पर एवरग्रांड के लिए दो दिक्कतें थी। पहली कि कोई बायर नहीं थे, और दूसरी कि इतने भारी डिस्काउंट देने के बावजूद भी उनकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। उनके 800 प्रोजेक्ट्स अभी भी इनकम्प्लीट थे। अब जो कंपनी अपना इंटरेस्ट ना रीपे कर पा रही हो, वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट कैसे चुकाएगी? और यही वजह है कि एवरग्रांड बैंक्रप्सी की कगार पर आ पहुंची है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या चाइना की सरकार कोई कदम उठा सकती है जिससे एवरग्रांड बैंक्रप्सी से बच पाए? एवरग्रांड की इस हालत के दो कारण हैं। पहला कि जब कंपनी का अच्छा समय चल रहा था तो अपना लोन रीपे करने के बजाय उन्होंने दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना शुरू करा, और अब जब उसका खराब समय आया तो इनमें से कोई भी बिजनेस उसके काम नहीं आ पा रहा। और दूसरा कारण रहा कंपनी के प्रमोटर्स का इंटेंशन। कंपनी के फाउंडर हुई का यान ने पिछले 3 सालों में 35,000 करोड़ का डिविडेंड दिया है। जब भी कोई कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांटती है तो उसे डिविडेंड कहते हैं। 2019 और 2020 में 2 सालों में कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था 27,000 करोड़ का, मगर डिविडेंड बांटा गया 61,000 करोड़ का। मतलब नेट प्रॉफिट से भी ज़्यादा का डिविडेंड दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ज़्यादातर प्रमोटर्स खुद हैं, तो प्रमोटर्स ने अपना फ़ायदा देखा, कंपनी का फ़ायदा नहीं देखा। बैंक्स, सप्लायर्स, होम बायर्स और इन्वेस्टर्स सभी के पैसे एवरग्रांड में फंसे हुए हैं। 2018 में चाइना के सेंट्रल बैंक ने ये वार्निंग भी दी थी कि एवरग्रांड जैसी रियल एस्टेट कंपनीज चाइना के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं। कंपनी के प्रमोटर हुई का यान चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं और शी जिनपिंग के करीबी माने जाते हैं, और ये वजह थी कि लोगों ने इस कंपनी के वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया था। अब अगर प्रमोटर के ऐसे पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं तो इस कंपनी को बैंक्रप्सी से बचाने के लिए चाइना की सरकार क्या कदम उठा सकती है? अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली कि सरकार इस कंपनी को बैंक्रप्सी से बचा ले, और दूसरी कि वो ना बचा पाए। और अगर इस कंपनी को बैंक्रप्सी से बचाना है तो सरकार को डायरेक्टली इंटरवीन करना पड़ेगा और पूरी सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शी जिनपिंग के राज के लिए एक खतरनाक चीज़ होगी, एक नेगेटिव इमेज जाएगी। और ऐसा करने के लिए चाइना की सरकार के पास एक ही ऑप्शन है, बेल आउट पैकेज, जो 2008 में अमेरिका की सरकार लाई थी वहाँ से फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए। ये जितने भी बड़े बड़े देश होते हैं, जितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज होती हैं, इनके पास कैपेसिटी होती है कि वो अपनी करेंसीज को प्रिंट कर सकें। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो शॉर्ट टर्म के लिए ही सही पूरे ग्लोबल मार्केट्स में एक करेक्शन आएगा, एक बेयरिश मोड में बाजार चला जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2008 में जहाँ पर मामला जुड़ा था अमेरिका से, जो कि एक ओपन इकोनॉमी है, वही दूसरी तरफ चाइना जो है वो एक क्लोज इकोनॉमी है, और 2008 में मामला जुड़ा था बैंक से। जितने भी बैंक्स होते हैं उनमें एक इंटर बैंक लैंडिंग होती है। जैसे HDFC बैंक है, वो ICICI बैंक से पैसे लेता है, ICICI आगे एक्सिस से पैसे लेता है, तो ये बैंक सारे जुड़े होते हैं। तो इसलिए एक रिपलिंग इफेक्ट आया था 2008 में। लेकिन अब की बार मामला जुड़ा है एक रियल एस्टेट कंपनी से। हालांकि एक रिपलिंग इफेक्ट चाइना में भी ज़रूर आएगा, लेकिन चाइना के बाहर
कुछ और बड़ा हो उसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है। वैसे भी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दुनिया भर के देशों के पास एक रोड मैप था और इसकी मदद से भी चाइना इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट्स की, तो वो हमेशा अनसर्टेनिटीज़ पे रिएक्ट करती हैं। जैसे आपने देखा होगा जब फर्स्ट वेव आया था कोरोना का, तो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स गिर गई थी, मगर जब सेकेंड वेव आया तब तक लोगों में अवेयरनेस आ चुकी थी, वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो चुकी थी और यही वजह थी कि तब स्टॉक मार्केट्स पर ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हम बात करते हैं कि इस एवरग्रांड क्राइसिस का भारत पर कैसा असर देखने को मिल सकता है। भारत से अधिक मात्रा में स्टील चाइना में एक्सपोर्ट किया जाता है और अगर चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर में स्लो डाउन आता है तो इससे स्टील की डिमांड कम हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो भारत की स्टील और मेटल कंपनीज के बिजनेस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और इससे उनके शेयर प्राइसेस में कुछ समय के लिए गिरावट आ सकती है। वहीं पर एक दूसरा पहलू भी है, इस क्राइसिस का भारत पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना के बजाय भारत में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनके लिए भारत में बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। हाल ही में देखा गया कि शेंजन में एवरग्रांड के हेडक्वार्टर्स में हैवी प्रोटेस्ट हुए। अब इसमें और क्या क्या नई डेवलपमेंट्स होती हैं ये हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।